नमस्ते सर जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो आ चुका हूँ मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। CH 110 जमीन की डील और किडनैपिंग। इस वक्त शौर्य और राहुल महात्रे सिल्वर डैन रियल एस्टेट के ऑफी ए की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में राहुल की स्पोर्ट्स कार उसके रियल एस्टेट ऑफिस के सामने पहुंच जाती है। ये ऑफिस मुंबई के महालक्ष्मी परिसर में स्थित था। इसी एरिया में कई कॉर्पोरेट कंपनीज के ऑफिस थे, साथ ही साथ कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे। इस एरिया में खाली जमीन मिलना बेहद मुश्किल था। इस वक्त शौर्य एक खाली जगह ढूंढ रहा था। उसके हिसाब में महालक्ष्मी परिसर या पवई परिसर इस काम के लिए बिल्कुल सही था। शौर्य ने ऑफिस में पहुंचते ही कई सारे जगहों के पोस्टर्स लगे हुए थे। शौर्य ने वहीं पर कुछ 3D मॉडल्स भी देखे। उसमें एक विला का मॉडल बेहद खूबसूरत था। शौर्य ने उस मॉडल को देखा और उसके वास्तुशास्त्रीय रचना की उसने मन ही मन सराहना की। तभी राहुल जो कि उसके साथ था वह बोला, देखो तुम जो भी हो, मैं एक बात कह दूं कि तुम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आए हो। इसीलिए तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि तुम अपनी औकात को देखकर यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचो। यहाँ के प्रॉपर्टी की प्राइस करोड़ों में है। शौर्य ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता? वैसे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। एक काम करो, अपने बाप को बोलो कि शौर्य आज उनसे यहाँ मिलने आया है। ये सुनकर राहुल इतराते हुए बोला, बता तो ऐसे रहे हो जैसे इस देश में एक ही शौर्य है। तुम क्या खुद को कोई बड़ा ब्रांड समझते हो? ये सुनकर शौर्य राहुल को एक बार ऊपर से नीच तक देखता है और अपना हाथ पिछले पॉकेट की ओर लेकर जाता है। शौर्य की ये हरकत देखकर राहुल तुरंत कहता है, भाई 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 प्लीज रुक जाओ, आज मेरी कॉलेज में ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हुई है, अब यहाँ पर कुछ मत करो, मैं अपने डैड को अभी यहाँ बुलाता हूँ। इतना कहकर राहुल ने अपना फोन निकाला और अपने डैड को फोन लगाकर बोला, डैड आपसे मिलने के लिए शौर्य आए हैं। उधर से जब दिवाकर ने ये सुना तो वह बोला, क्या शौर्य आए हैं? एक काम करो, उन्हें हमारे ऑफिस के वीआईपी केबिन में बैठाओ, मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। इतना कहकर दिवाकर ने फोन काट दिया। इधर राहुल ने ये सुना तो शौर्य को एक और बार नीचे से ऊपर तक देखने लगा, पर अभी भी शौर्य उसके नजरों में एक फटीचर ही नजर आ रहा था। फिर भी अपने डैड की बात मानकर वह शौर्य को एक वही आईपी केबिन में लेकर आया और उसके लिए काफी की ऑर्डर दी। शौर्य राहुल को मुस्कुराते हुए देखने लगा और बोला, देखा तेरा बाप मेरा नाम सुनते ही कैसे दौड़कर यहाँ आ रहा है। तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा ये बात। इतना कहकर शौर्य आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर किसी मावली या गुंडे की तरह फैल गया। कुछ ही मिनटों में केबिन का दरवाजा खुला और दिवाकर अंदर आ गया। उसके माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज हुई थी, फिर भी उसने हौंफते हुए शौर्य को देखा और बोला, शौर्य सर, आप इस गरीब के ऑफिस सीधे मिलने के लिए आ गए। अगर आपने फोन किया होता तो मैं खुद आपके पास चला आता। अपने डैड के मुंह से शौर्य के लिए सर शब्द सुनकर राहुल का दिमाग चकराने लगा। फिर भी उसने अपना सिर एक बार झटका और आगे की बातचीत सुनने लगा। दिवाकर के आते ही शौर्य ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें टेबल पर रखा ग्लास हाथ में देते हुए बोला, अंकल आप मुझे सिर्फ शौर्य कहिए, मैं राहुल के साथ ही कॉलेज में पढ़ने मुंबई आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर दिवाकर के चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल आई। उधर राहुल जिसने शौर्य का विनम्र रूप देखा तो वह मन में बोला, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है, इसे तो एक्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए। दिवाकर खुशी से शौर्य से बोले, ये तो बड़े खुशी की बात है, मेरा नालायक बेटा आपके आय में रहेगा तो कुछ सीख जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ इसे कुछ सिखाने की जरूरत तो नहीं है, मगर इसे अपने घमंड को छोड़ने बेहद जरूरी है। बाकी आपका लड़का वैसे बहुत मासूम है। शौर्य की बात सुनकर राहुल मन में बोलने लगा, मैं तो अपना घमंड छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे वजह से अगर कुछ सिखाना है तो मैं तो एक ही बात सीखूंगा कि कैसे लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। तभी दिवाकर बोले, वैसे शौर्य बेटा, क्या तुम कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हो जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो? ये सुनकर शौर्य ने टेबल पर रखे कॉफी के कप को उठाया और एक चुस्की लेकर बोला, अंकल दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने पूरे बिजनेस को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ।
और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं एक खाली जगह खरीद लूं और उस पर मेरे सारी कंपनियों को मर्ज करके सिर्फ गीतांजलि कॉरपोरेशन या एंटरप्राइज की शुरुआत करना चाहता हूं। इसमें मेरी 2 फार्मा कंपनियां मर्ज होगी और साथ में मेरी एंटीक बिजनेस की कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई कंपनी। इनके ऑफिसेस मैं यहीं पर बनाऊंगा। साथ ही मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए एक जगह चाहिए जहां हमारी संजीवनी दवाएं और नए ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए प्लांट लगेगा। और मैं ये सभी एक ही जगह पर चाहता हूं। तो अब आप मेरे लिए ऐसी जमीन देखेंगे ताकि मैं उसे खरीद सकूं। आपको पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद दिवाकर के दिमाग में पवई में स्थित एक जगह का ख्याल आया, तो दिवाकर शौर्य से बोले, ऐसी एक जगह है लेकिन उस जगह का मालिक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस जगह का मालिक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वह बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। अगर तुम उसे मन पाओ तो वह जमीन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि उन्हें अब तक कोई मना नहीं पाया है। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने दिवाकर से कहा, ठीक है, फिर एक बार मैं कोशिश करके देखता हूं, अगर वे मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और ऑप्शन ढूंढ कर रखिए। तो फिर मैं चलता हूं, अगली बार मैं आपसे ये डील क्रैक होने पर मिलूंगा। ये बात कहकर शौर्य उठकर वहां से चला गया। शौर्य के जाते ही राहुल ने न रहकर अपने पिता से शौर्य के बारे में पूछा, डर ये शौर्य है कौन? इसे देखकर तो ये एकदम फटीचर और गुंडा लगता है। आज उसने मुझे यहाँ गन पॉइंट पर लाया है। ये सुनकर दिवाकर गुस्से से बोले, अरे मेरे बाप, ये शौर्य है, शौर्य गीतांजल मेडिसिन का मालिक। इसने सिर्फ 1 महीने के अंदर भारत के फार्मा मार्केट को अकेले निगल लिया, वह भी उसकी एक आयुर्वेदिक दवा से। तुम सोच भी नहीं सकते कि वह कितना बड़ा आदमी है। इस वक्त उसकी सारी कंपनियां टॉप पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भारत के बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। उसने दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस हाउस को एक रात में गायब कर दिया है। अपने डैड की बात सुनकर राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने फिर अपने दिमाग पर जोर दिया और सोचा, अगर आज सुबह वह कुछ ज्यादा बोल गया होता तो अब तक वह जीवित नहीं बचता। शौर्य जब बाहर आया तो उसने कशिश से कॉल करके इस जगह के बारे में बताया और कंपनी लेवल पर पहले निगोशिएशन शुरू करने के लिए कहा। फिर शौर्य ऐसे ही चलते हुए रास्ते से निकल पड़ा। शौर्य वैसे तो आज अच्छे मूड में था, तो वह रास्ते पर एक गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। शाम होने का समय हो रहा था। इस वक्त महालक्ष्मी मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं की होड़ बढ़ रही थी। शौर्य ने मंदिर के तरफ आकर बाहर प्रांगण में खड़े होकर माता लक्ष्मी को नमन किया और वहां से बाहर चौराहे की तरफ आ गया। ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचकर वह सिग्नल रेड होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिग्नल रेड हुआ तो वह रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन तभी एक फॉर्च्यूनर कार सिग्नल को तोड़ते हुए निकल गई। गाड़ी के कांच काले रंग के थे और जब वह शौर्य के सामने से गुजरी तो उसे एक छोटे बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। यह आवाज सुनकर शौर्य को उस गाड़ी पर शक हुआ। उसने तुरंत उस गाड़ी के पीछे जाने के बजाय वह पास के बिल्डिंग के छत पर बाहर की तरफ से किसी मखड़ी की तरह चढ़ गया। बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचकर शौर्य लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ एक बिल्डिंग से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऐसा करते हुए उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। उस गाड़ी की रफ्तार भी कुछ कम नहीं थी। शौर्य फिर भी उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही गाड़ी मुख्य हाईवे पर पहुंच गई। गाड़ी जब हाईवे पर लगी तो उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। तभी शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार होकर एक निश्चित ऊंचाई के साथ वह उस गाड़ी का पीछा करने लगा। वह गाड़ी कुछ ही देर में एक खाली पड़े गोडाउन की तरफ गई। उस गाड़ी से 5 हटे कट्टे गुंडे उतरे और उनमें से एक ने उस बच्ची को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। वह लड़की अपने हाथ पैर झड़ रही थी, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। उन गुंडों ने उस लड़की को अंदर लाकर एक कुर्सी पर बांध दिया और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। शौर्य ऊपर से ये सब देख रहा था। जब शौर्य ने उस मासूम सी बच्ची को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसी गोडाउन के तरफ एक गहरी नीले रंग की BMW गाड़ी आ रही थी। वह गाड़ी आते ही वहां रुकी और उसमें से एक नौजवान जो लगभग 25 से 28 के उम्र का था, वह उतरते ही उन आदमियों के पास गया और उसने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनके आज किए गए काम की सराहना की। फिर अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसों के बंडल उन गुंडों के हाथों में दे दिए। फिर उस आदमी ने एक कुर्सी कोने से उठाए और उस छोटी बच्ची के सामने गया और बोला, कितनी प्यारी हो तुम, लेकिन तुम्हारी माँ किसी डायन से कम नहीं है। उसे ईमानदार रहने का नशा जो चढ़ा रहता है।
किस तरह का माल तेरी माँ फूंकते हैं मुझे समझ नहीं आता। उस आदमी की कोई भी बात उस छोटी बच्ची को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह बच्ची सिर्फ अपनी भरी आंखों से उस आदमी को देखे जा रही थी। शौर्य जो ऊपर खड़े रहकर ये सब देख रहा था, उसे उस बच्ची के आंसू देखे नहीं गए। वह धीरे से उस गोडाउन के अंदर उतर गया। दूसरी तरफ उस आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और बोला, और क्या हाल है मैडम, पहचाना क्या अपन को? मैं वैच बोल रहा है जिसका प्रोजेक्ट तुमने खराब कर दिया है। अपन ने सिर्फ एक रोड का काम ही तो करने के लिए लिया था। अब वो जमीन खराब थी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने उस खराब रोड का बहाना बनाकर मेरा आने वाला ब्रिज का प्रोजेक्ट कैंसिल किया। ये बहुत गलत बात है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अपना नाम बताओ, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। ये सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैडम आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई, मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत जगताप। कुछ याद आया? उसका नाम सुनने के बाद भी दूसरी तरफ से एक औरत की ठंडी आवाज आई, तो क्या तुम कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि मैं तुम्हें याद रखूंगी? क्या तुमने मुझे अब ये फोन सिर्फ ये बताने किया है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया, या कुछ और भी बोलना चाहते हो? उस औरत की ऐसी बात सुनकर वह आदमी भड़क गया और बोला, ज्यादा शानपटी मत झाड़ और सुन, तेरी बेटी पास है, अगर तू उसे छुड़ाना चाहती है तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर और फिर अपनी बेटी को सही सलामत लेकर जा, वरना इस मुंबई में हजारों लोग गायब हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तेरे बेटी के साथ क्या हुआ। अनिकेत ये बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद सिसकने की आवाज आए और वह औरत बोली, खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी अनिकेत उससे इतराते हुए बोला, छोड़ूंगी तब जब पकड़ेगी, लेकिन ये मत भूल कि तेरी बेटी मेरे पास है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे प्रोजेक्ट को अब ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है, इसमें अब मैं कोई बदलाव नहीं कर सकती, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे बेटी को चुपचाप मेरे पास लेकर आओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनिकेत हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक नमूना दिखाता होगा। इतना कहकर अनिकेत ने उस बच्ची के मुंह से पट्टी हटा दी और उस बच्ची को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे उस बच्ची के मुंह से एक चीख निकली जो दूसरी तरफ के औरत ने सुन ली और वह हड़बड़ाकर बोली, रुको, रुक जाओ, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं अभी ऊपर बात करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को वेरिफिकेशन के लिए मांगती हूँ, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर अनिकेत ने फिर से वो पट्टी लड़की के मुंह पर लगा दी। इधर शौर्य उस बच्ची को ऐसे रोते हुए देखकर गुस्सा हो गया। अनिकेत फोन पर आगे कुछ बोलता उससे पहले उसके कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। जब उसने पलटकर देखा तो उसने शौर्य को देखा। तभी शौर्य अनिकेत को देखकर बोला, तुम्हारा क्या मैटर है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि तुमने इस लड़की को मारा और उसके आंखों से निकले आंसू मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए आज तुम उससे दुगना रोओगे। इतना कहकर शौर्य ने उसका कंधा जोर से दबा दिया और उसके कंधे की हड्डी चटक गई। वह चीखने लगा और बिलख कर रोने लगा। तभी शौर्य ने उसके हाथ से पहने लिया और दूसरी तरफ मौजूद औरत को बोला, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, इसे मेन हाईवे से थोड़ी दूर एक पुरानी कॉटन मिल में लाया गया है, तुम इसे यहाँ पर आकर ले जा सकती हो। उसके बाद शौर्य ने वह फोन अनिकेत के शर्ट के पॉकेट में डाल दिया और फिर उस बच्ची को छुड़ाने लगा। तभी बाहर खड़े गुंडे अंदर अनिकेत की आवाज सुनकर आ गए। उनके सामने शौर्य बच्ची के हाथ खोलकर उसके मुंह की पट्टी हटा देता है। तभी वे गुंडे शौर्य को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुंडों को देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, भैया वो लोग आपके पीछे है। ये सुनकर शौर्य उस लड़की को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है? ये सुनकर वह लड़की कुछ सोचती है और बोलती है, सुपरमैन। ये सुनकर शौर्य कहता है, ठीक है, फिर आज तुम्हारा भाई इन्हें सुपरमैन की तरह मारेगा, लेकिन अपने कान बंद कर लेना, तुम इनकी चीखें सुन नहीं पाओगी और वह अच्छा भी नहीं है। इतना कहकर शौर्य उन गुंडों की तरफ बढ़ गया और उन्हें अपने एक एक पंच से हवा में उड़ाना शुरू किया। वे गुंडे उस मिल की छत फाड़ कर ऊपर उड़ गए। फिर शौर्य अनिकेत के पास गया और उसका दूसरा कंधा भी तोड़ दिया। सबको सबक सिखाने के बाद शौर्य उस बच्ची के पास आया और उसे उठाकर मिल के बाहर ले आया।